हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 9th क्लास है। जीएस सेक्शन इस टाइम चल रहा है। जैसा आप लोगों को बोला गया कि जीएस का लेवल आपका यूपी पीसीएस से ऊपर रहेगा, तो हर क्लास में कोशिश की जा रही कि हर वो चीज़ आ जाए जो छोटे से छोटे एग्जाम से लेके यूपी पीसीएस या उसके ऊपर भी कोई एग्जाम हो रहा है तो उसको निकालने में आपकी हेल्प करे। बड़ी ही सिंपल भाषा में आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो रही होगी, अभी कर लीजिए। एक बार करनी पड़ेगी, इसके बाद इसी को ही रिवीजन करते रहना, इसी नोट का। हर एग्जाम में आपका ये काम आएगा। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। भारत का भी हो सकता है, भारत में जो भी संविधान का विकास हुआ है। एक्चुअली संविधान आप लोगों को पता होगा 1950 में लागू हुआ, लेकिन इसका विकास आपका अंग्रेजों के काल से शुरू हो गया था। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी देन क्या थी इंडिया को, तो मेरे हिसाब से लिखित संविधान, कानून का शासन, ये अंग्रेज सिखा के गए हैं। ठीक है। अनुशासन, कानून का शासन, अनुशासन, ये दो तीन चीजें हैं जो अंग्रेज यहाँ पे इंडिया को दे के गए। भारतीय एक अनुशासन में बंधे। अंग्रेजों के खिलाफ ही सही, वो एक राष्ट्रीयता की भावना आई भारतीयों में और एक देश की भावना आई। पहले अलग अलग रजवाड़े अपनी अपनी रियासत, अपना अपना देश मान के चल रहे थे, तो ये सारी अंग्रेजों की देन है, चाहे वो अंग्रेजों के विरोध के क्रम में ही क्यों ना आई हो। पहले क्या होता था, जब राजा रजवाड़े थे तो स्वेच्छाचारी शासन था। स्वेच्छा से जब राजा की मर्जी हुई, किसी को सजा दे दो, किसी को भी माफ कर दो, किसी को उपहार दे दो, मतलब उनकी स्वेच्छा चलती थी। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? लिखित जो भी चीज होगी उसके लिए वो लिखित कानून लेके आएंगे, तब काम कराया जाएगा। चाहे वो पार्शियल क्यों ना हो, चाहे उसको पूरी तरह फॉलो हो रहा हो नहीं हो रहा हो, बट एक वो चीज कर गए। धीमे धीमे जब विकास होता चला गया, तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है अंग्रेजों की, वही देखना है। सबसे पहले तो लिखित इनको रानी ने चार्टर दिया, 1600 ईस्वी का चार्टर। जहाँ पर चार्टर आता है तो एक प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं या कानून होता है ये। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम रानी थी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का चार्टर दे दिया। फिर 1726 का चार्टर अधिनियम, ऐसे तो आपने 1773 से पढ़ा होगा, जो लोग भी बीपीओ वाले होंगे उनको पता होगा। 1726 में एक चार्टर आया था जिसमें आपका बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पर क्या हुआ था, नगर निगम स्थापित किए गए थे। इसके पहले 1688 में मद्रास में नगर निगम स्थापित हो गया था, लेकिन दूसरे चार्टर द्वारा पुनः स्थापित किए गए थे। तो ये वही चार्टर है 1726 का चार्टर। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, इनको कानून बनाने की शक्ति दी गई थी इसके द्वारा। फिर आते हैं जो मेन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से मेन कानून इनके स्टार्ट हो गए। पहला कानून अगर किसी बुक में मिलता है तो वो यही मिलता है। इसका उद्देश्य क्या था लाने का, कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना। जो कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, एक कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट शेयर होल्डर थे, सरकारी मदद लेती थी, ब्रिटेन की सरकार की मदद, सेना वगैरह वही देते थे, नेवी वही देते थे, संसाधन वही देते थे, लेकिन सरकार का नियंत्रण नहीं था। तो कंपनी को नियंत्रण में लाना। नियंत्रण में क्यों लाना था? वैसे अगर ये आर्थिक केवल काम करती, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए रहती, तो नियंत्रण में लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 1773 तक इन्होंने क्या किया था, दो बड़े बड़े युद्ध जीत लिए थे। एक 1757 का प्लासी और दूसरा 1764 का बक्सर। कंपनी के अंतर्गत एक बड़ा भूभाग आ गया था जिसमें कंपनी डायरेक्ट रूल करने लगी थी। तो कंपनी और ब्रिटेन की जो संसद है, उनके मध्य संबंधों को परिभाषित करना था। इसके लिए ये क्या हुआ, चार्टर पहला आया। इसमें क्या था, बंगाल का जो गवर्नर, अब इसके पहले क्या था कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ध्यान से समझना, एक एक चीज काफी धीमे धीमे समझाएंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और सारे अधिनियम आज की ही क्लास में आ जाएंगे। तो जो तीनों आपकी प्रेसिडेंसी थे, तीनों जगह पहले गवर्नर होते थे। अब कंपनी को लगा कि एक जगह से जहां पे हम निर्देश दे पाए, डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद या क्राउन निर्देश दे, तो ऐसे व्यक्ति को मैन बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर था इसको बोला ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा। कुछ ऐसे मामले होंगे जैसे विदेश नीति हो गया, युद्ध हो गया, ये मामले ये देखेगा दोनों अदर प्रेसिडेंसी, यानी कि मद्रास के भी ये देखेगा, बॉम्बे की भी देखेगा, बंगाल के तो देख ही रहा है।
तो विदेश नीति में बंबई और मद्रास गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। अगला इस अधिनियम का क्या प्रावधान था? गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी होती थी। एक तो गवर्नर जनरल हो गया, प्लस इनके पास एक मंत्री परिषद जैसा, मान लो आज की डेट में जैसा है, ठीक है। तो इनकी एक कार्यकारिणी होगी, उसमें 4 नए सदस्य जोड़ दिए। अब गवर्नर अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता है, गवर्नर को कोई कानून लाना है, कुछ भी चेंज करना है तो इस कार्यकारिणी के सदस्यों की राय लेगा। तो टोटल 4 है, इसमें से कम नहीं तो बहुमत के आधार पर फैसला होगा। मीन्स गवर्नर जनरल के पास 2 व्यक्ति इसमें से उसके पक्ष में होने चाहिए और एक गवर्नर जनरल होगा, तो टोटल 3 होंगे, तभी बहुमत होगा, तभी काम होगा। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य रखे गए। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था। उन्हें डायरेक्टरों के प्रस्ताव पर केवल सम्राट हटा सकता था। तो जो सदस्य थे इनको भी क्या है, टर्म की एक प्रकार से सिक्योरिटी मिली हुई थी। इस परिषद का जो कोरम है, कम से कम नहीं तो 3 सदस्य होने चाहिए, तभी जाके कोई मीटिंग होगी। और गवर्नर जनरल बहुमत के आधार पर कार्य करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में नहीं रहता है इतना इन डेप्थ। तीसरी चीज है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से चले आ रहे हैं, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगले अधिनियम में बनेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? डायरेक्टर होते हैं, सीधी बात है, कंपनी के आर्थिक मामले, अभी तक सारे मामले यही देखेंगे। तो किन्हें बनाया गया? 1000 पाउंड या उससे ज़्यादा के जो शेयर धारक थे कंपनी के, इसके सदस्य चुनते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इनमें कुल 24 थे, 4 वर्ष हेतु चुने जाते थे। इन्हीं शेयर धारकों में से ही चुने जाते थे, ठीक है, 4 वर्ष के लिए। अगला प्रावधान क्या था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा। और 1774 में, मीन्स 1 साल बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बन गया। प्रथम न्यायाधीश पूछा जाता है सर एलिजा एम्पे, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। एक चीज और ध्यान रखना, इस वाले अधिनियम में ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो अधिकारिता क्षेत्र है वो क्या होगा, इसका जिक्र नहीं था। किस आधार पर, किस कानून, जो आपके हिंदू लॉज थे, यहाँ पर मुस्लिम लॉज थे, उनके आधार पर न्याय करेगा, किस आधार पर न्याय करेगा, इसका भी जिक्र नहीं था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा, इसके निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन में एक प्रिवी काउंसिल होती थी। प्रिवी काउंसिल में आपका क्राउन रहता था, उसके कुछ प्रतिनिधि, वो आपकी हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी होती थी। मीन्स इसके निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ, प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। और ये प्रिवी काउंसिल आपकी 1935 के अधिनियम तक रहेगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बनेगा 1935 में भी, एक आपका संघीय न्यायालय बनेगा संघ का, लेकिन उसके ऊपर भी प्रिवी काउंसिल रहेगी। तो ये सबके ऊपर रहेगी, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रिवी काउंसिल लगा के आना है। कर्मचारी जो रहते थे, जैसा मैंने बताया था कि जब आपका 1765 से 72 तक द्वैध शासन चल रहा था, इतनी लूट खसोट मचाई गई कि हर एक छोटे से छोटा कर्मचारी बहुत अमीर हो गया था। तो उनकी जो समृद्धि थी वो ब्रिटेन में चर्चा का विषय थी। तो इस पर रोक लगाना था, तो कर्मचारियों के निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत पर पूर्ण रोक लगाई गई। ये हो गया आपका 1773 का अधिनियम। अगला जो एक्ट आया वो आया आपका 1781 का। इसे बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, क्योंकि पिछले अधिनियम में कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर किया गया इसके द्वारा। ये पूर्ण अधिनियम नहीं था। तो इसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कोलकाता होगा, कोलकाता के सभी निवासी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें बोला गया था कि ये जो कोर्ट है वो न्याय देते समय हिंदू और मुस्लिम के जो धार्मिक लॉज हैं उनको भी ध्यान में रखेगा। फिर अगला चीज, एक छोटे छोटे बिल आए। एक आया डंडास बिल। ये बिल क्या हो गया, पास नहीं हुआ। अगर ये बिल पास हो जाता, डंडास बिल, इसके बाद अगला भी प्रयास हुआ फॉक्स इंडिया बिल। ये दोनों बिल थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको केवल आर्थिक मामलों तक सीमित करना, इसको राजनीतिक अधिकारिता नहीं देना, इसके लिए ये दोनों बिल लाए गए थे। ये दोनों पास नहीं हुए, इसलिए इनका जिक्र बुक्स में नहीं रहता है। हो सकता है भूल भटक के पूछ दे, इसलिए जिक्र कर दिया। अगर ये पास हो जाते तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ युद्ध वगैरह करने के लिए उसको परमिशन ही नहीं मिलती। तो या तो ब्रिटेन की सेना डायरेक्ट कर रही होती रूल, या फिर नहीं हो रहा होता, बट ये गिर गई। जो आपका फॉक्स इंडिया बिल है वो 1783 में आया, और इस मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार गिर जाती है। इसके बाद बनते हैं विलियम पिट। विलियम पिट बनते हैं क्या, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री।
और उन्हीं के नाम पर अगले साल यानी कि 1784 में क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके क्या प्रावधान थे, तो लास्ट वाले जो आपका अधिनियम है ना 1773, उसमें एक चीज और बोलते हैं कि कंपनी के जो भी मामले हों, इसको नोट कर लेना, कंपनी अपने मामलों के जो भी कार्य कर रही है भारत संबंधी, उन मामलों के बारे में जो विदेश मंत्री है और संसद है इसे रिपोर्ट करेगी। ठीक है, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री या ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करेगी। ये उन्होंने बोल दिया था कि उसकी जानकारी हो। अगले मामले में जब अगला अधिनियम आएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला, इसमें डायरेक्ट बोल देंगे कि आपका 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ऊपर रहेगा। युद्ध संबंधी सारे मामले, युद्ध और कूटनीति के तो केवल यही देखेगा। इसके अलावा बाकी के मामले में भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंट्रोल रहेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर। ठीक है, तो क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, 6 सदस्यीय था। उद्देश्य क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना। ध्यान रखना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका कब तक रहेगा, 1758 तक। ठीक है, 2 पदेन सदस्य थे, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री। मीन्स जो ब्रिटेन का विदेश मंत्री होता था और वित्त मंत्री होता था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य होता था, विदेश मंत्री इसका अध्यक्ष होता था। वाणिज्य के अलावा सभी मामलों में कंट्रोल बोर्ड का आदेश मानना अनिवार्य था। केवल व्यापार वाणिज्य संबंधी जो मामले हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख सकता था और बाकी सारे मामलों में इनका ही कहना मानना था। अगला क्या है, अच्छा, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी वो मैंने बताया 1+4 थी पहले, अब उसमें एक कम कर दिया गया क्योंकि यहाँ विवाद चलने लगा। गवर्नर जनरल जो हो रहा था उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ रह नहीं गई थी। अगर ये 4 व्यक्ति आपस में साठगांठ कर ली तो गवर्नर जनरल का चल ही नहीं रहा है, तो एक कम कर दिया कि अब गवर्नर जनरल को अपने पक्ष में करने के लिए एक बंदा कर लें तो 2-2 हो गए। ठीक है, तो आराम से वो निर्णय ले सकता था। तो गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य कम किया गया। अब ये एक सदस्य आपका 1853 तक चलेगा, ध्यान रखना। 1833 में एक सदस्य जोड़ा जाएगा लेकिन ये अस्थाई रहेगा, मैकाले स्थायी नहीं रहेगा। इसे वोट देने वगैरह का अधिकार नहीं है, केवल ये लॉ पर सलाह देगा। 53 में इसको पक्का करके 1+4 फिर किया जाएगा, तो अपने माइंड में ये चीज रखना, आगे आएगी। मद्रास तथा बंबई की सरकार हेतु बंगाल की सरकार के आदेश का पालन करना अनिवार्य किया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, पहला कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। आपको सारे गवर्नर जनरल वायसराय वगैरह कराए गए हैं, तो पहला व्यक्ति ये था। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, इसका जो भी आदेश होगा इन दोनों सरकारों को क्या है, पालन करना है, ये अनिवार्य बना दिया गया। यानी कि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण होना शुरू हो गया। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अब 1784 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, प्लस जो मैंने बोला कॉर्नवालिस इनका अमेरिका का मेन सेनापति था, हार के आया था लेकिन इसकी काबिलियत थी। काबिलियत को देख के इसको रेडी करना था कि आप रेडी होके जाओ, इंडिया को संभालो अब आप। ठीक है, तो इसके लिए ये चेंज हुए 1786 में। मुख्य सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई, यानी कि कॉर्नवालिस को। और गवर्नर जनरल जो था ना, कार्यकारिणी में एक सदस्य कम भी हो गया, ठीक है, फिर भी यहाँ से गवर्नर जनरल आपका क्या हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो गवर्नर जनरल यहाँ आपका संतुष्ट नहीं है, तो उसने बोला कि उसके जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनके सदस्यों की सलाह को नज़रअंदाज करने का भी अधिकार उसे दिया जाए, और कॉर्नवालिस को ये भी दे दिया गया। तो इससे अब क्या होगा, गवर्नर जनरल के ऊपर कोई रहा नहीं, उसे किसी की भी परमिशन या सहमति की जरूरत नहीं है, वो अपने फैसले अब खुद ले सकता था। फिर आएगा एक 1793 का चार्टर। अच्छा, कुछ चीज़ें कॉमन है हर अधिनियम में। क्या क्या कॉमन है, एक कि कंपनी का हर बार चार्टर 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो जो स्पेशल एक्ट आएगा, जो विशेष एक्ट, वो 20 साल बाद ही आ रहे हैं। 1773 के बाद 93 वाला ये आपका क्या है, मेन एक्ट है जो आ रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं वो विशेष, किसी कार्य विशेष के लिए आ रहे हैं। 93 के बाद 13 वाला आएगा, 13 के बाद 33 वाला आएगा। तो ये 20 साल तक कंपनी का चार्टर हर बार बढ़ाया जाएगा। जो नियुक्तियां हैं और व्यापार है उस पर कंपनी का एकाधिकार रहेगा। नियुक्तियों पर तो 1853 तक रहेगा। व्यापार पर कंपनी का अधिकार, एकाधिकार आपका कब तक रहेगा, 1813 में टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़ के एकाधिकार इनका हट जाएगा और 33 में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो अभी से ये माइंड में रखो, आगे ये भी आएगा। ठीक है,
तो व्यापार तथा नियुक्ति पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ाया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जिसे बोलते हैं नियंत्रण मंडल, इसके सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, वहां विदेश मंत्री है, इसको केवल दो व्यक्ति मत देखो, ठीक है, वित्त मंत्री है, तो ब्रिटेन के हैं, ये कैबिनेट के सदस्य हैं, वेतन यहाँ से पा रहे हैं। प्लस इनके एक ऑफिस होते थे बहुत बड़े बड़े, हजारों कर्मचारी इनके यहाँ काम करते थे, लाखों करोड़ों रुपए की खरीदारी करते थे प्रशासन के नाम पे, सारा पैसा भारत से जाता था। तो धन के दोहन का एक पार्ट हो गया था ये। और ये 1919 के अधिनियम तक जारी रहेगा। बाद में जो भारत सचिव रहेंगे और भारत परिषद, उसका वेतन बोलेंगे कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश जो ब्रिटेन है अपने राजस्व से देगा। तो 1919 तक ये जारी रहेगा। फिर आएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें बहुत सारा काम हुआ है, 13 और 33 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना। इसमें जो कंपनी का अभी तक एकाधिकार व्यापार पे था, व्यापार पर एकाधिकार का मतलब केवल यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही विदेशी कंपनी थी, ना कोई यूरोपीय कंपनी आ सकती थी, ना कोई ब्रिटेन की अदर कंपनी, जबकि ब्रिटेन में हजारों कंपनी बन चुकी थी। इन्हें भारत में व्यापार का अधिकार नहीं था। तो अब इन्होंने क्या किया कि इनका जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया। इनको बोल दिया कि भारत से चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। चाय का व्यापार केवल इनके हाथ में दिया। और यही चाय है जो भारत से गई थी, याद करो, बोस्टन बंदरगाह है, जिन्होंने भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो, यूएसए की क्रांति, तो भारत से ही जो चाय गई थी उसी पर ही ये पूरी क्रांति हुई थी, ठीक है। तो भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार, इन दो चीज़ों पे कंपनी का एकाधिकार छोड़ के बाकी सारा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगला, कंपनी ने जो भी क्षेत्र कब्जा रखे थे या जीते थे, वो सभी अधिकृत क्षेत्र क्या कहलाएंगे? ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता स्थापित की गई। बता दिया गया जो क्राउन है उनकी प्रभुसत्ता है इन पर, कंपनी का नहीं है। ब्रिटिश क्राउन का राज्य है, यहाँ पर डायरेक्ट राज्य नहीं बोला, उनकी प्रभुसत्ता है, ठीक है, जैसा वो बोलेंगे वैसे ही काम होगा। अगला क्या बोला? शिक्षा के लिए इन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे वैज्ञानिक तथा पाश्चात्य शिक्षा पर, ठीक है। लेकिन ये कई वर्षों तक खर्च नहीं होते हैं। शिक्षा के बारे में आपको इन डेप्थ पढ़ा दिया गया लास्ट क्लासेज में, तो उनको पढ़ना। फिर अगला जो काम हुआ इसमें, जो ईसाई मिशनरीज रहती थी, ईसाई धर्म प्रचारक रहते थे, उनको धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। कलकत्ता में एक बिशप का कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई, बिशप नियुक्त हुए, और यहाँ से ही जो भारतीय थे उनका ईसाईकरण शुरू हो गया। खास तौर से जो जनजाति समुदाय थे नागालैंड में, अगर आप लोगों को पता हो, नागालैंड हो गए, यहाँ पे 96, 98, 98% तक ईसाई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो जनजाति समुदाय था, इन लोगों का धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने कराया, लालच देके और चीज़ें देके, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डरों को बोला गया कि आप जो भी यहाँ पे पैसा लगाओगे 10.5% आपको लाभांश, इसकी गारंटी दे दी। सोचो कि हम भारत से इतना कमवाएंगे आपको कि मिनिमम इतना तो मिलेगा। अगले अधिनियम पे चलते हैं, 1833 का अधिनियम। 13 में क्या हुआ? एकाधिकार आंशिक बचा, वो यहाँ पर पूर्णता समाप्त हो जाएगा 33 में। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णता समाप्त। अब 33 इस टाइम कौन है? बेंटिक। बेंटिक बहुत ही उदार था। बेंटिक हो गया आपका, इसके बाद रिपन हो गया, ये बहुत ही आपके उदार लोग हैं, ठीक है। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यहाँ पर पूर्णता समाप्त हो गया। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण हो गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बोला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। जो और हैं आपके बम्बई प्लस मद्रास, इनको अब कानून बनाने से रोक दिया जाएगा कि अब आप लोग कानून नहीं बनाओगे, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही आपके लिए कानून बनाएगा, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बेंटिक पहला बना। गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में एक अस्थाई सदस्य जोड़ा गया। अभी स्थायी नहीं बना, जो मैंने बोला विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। विधि आयोग की भी एक स्थापना की गई थी इसी समय पर, उसका अध्यक्ष भी यही मैकाले था, ठीक है। तो ये वोट वगैरह नहीं दे सकता था, बट अस्थाई सदस्य था। तो 1+3 और एक अस्थाई, फिर से बढ़ना शुरू हो गया। विधि आयोग का गठन किया गया, मैकाले इसका अध्यक्ष बनाया गया 33 के अधिनियम में। बम्बई तथा मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी,
इनको कानून निर्माण से वंचित कर दिया गया कि अब आप लोग कानून नहीं बनाओगे, कानून आपके लिए कहाँ से बन के आएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहाँ बैठ रहा है, कोलकाता में इस टाइम पे, राजधानी कोलकाता है। नियुक्तियों में भारतीयों के साथ एक चीज़ लिखी थी, लागू नहीं हो पाई, विरोध कर दिया था अंग्रेजों ने। इसमें लिखा हुआ था कि नियुक्तियों में भारतीयों के साथ धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दास प्रथा को भी, दासता को भी बोला था कि ब्रिटिश साम्राज्य जहाँ जहाँ है वहाँ से दासता खत्म की जाएगी, जबकि दासता भी आपकी 10 साल बाद खत्म होती है। दासता को अवैध घोषित किया गया, इसी एक्ट में घोषित किया गया था, लेकिन बाद में लॉर्ड एलन बारो थे यहाँ पर, इन्होंने एक्ट 5 द्वारा दासता का अंत किया था भारत में। शिक्षा प्रसार की राशि जो 1 लाख रुपए थी 1813 में, इसे बढ़ा के क्या कर दिया, 10 लाख रुपए, कि अब 10 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। इसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना भारत में स्थिति चेंज हो रही है। पहले बोला कि क्राउन की संप्रभुता है इसके जो भी क्षेत्र है, अब बोल दिया कि एक क्राउन के ट्रस्टी की तरह है, मालिक नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी, मालिक क्राउन है, ये केवल उसके ट्रस्टी है, इसको चला रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना। फिर आएगा अपना अगला अधिनियम, फिर से 20 साल बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। ये अधिनियम आएगा, थोड़ा और विकेंद्रीकरण करना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि अभी कार्यपालिका जो है आपकी, कार्यपालिका होता है मंत्रिपरिषद, और विधायिका क्या होती है, जो कानून बनाती है, यानी संसद। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अभी कार्यपालिका ही दोनों कार्य कर रही थी। अब इन्होंने क्या प्रावधान किया, एक प्रकार से जो भारतीय संसद का छोटा स्वरूप है ना, यहाँ से शुरू होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक किया गया। कानून निर्माण के लिए, कानून निर्माण पर जो लोग सलाह देंगे, ठीक है, तो कानून निर्माण पर सलाह देने के लिए 6 अतिरिक्त सदस्यों का प्रावधान किया गया कि कौन से कानून कैसे होने चाहिए, क्या एक्ट होना चाहिए, क्या क्या धाराएं होनी चाहिए, वो काम ये 6 अतिरिक्त लोग करेंगे। सलाह किसे देंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। फिर वो कानून बनाएगा, और उसकी कार्यकारिणी के अलग लोग हैं, दैनिक मामलों में कार्यकारिणी काम करेगी, लेकिन कानून निर्माण में ये होगा। इनको बोला जाता था विधान पार्षद। जो विधि सदस्य था मैकाले, ठीक है, तो पहले अस्थाई था, वोट नहीं दे सकता था, अब उसे स्थायी कर दिया, तो 1+4, जो 1773 में थे वो फिर से वही हो गए 1+4। नियुक्तियों पर कंपनी का जो एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिया। अभी तक कंपनी नियुक्ति कर रही थी, अब बोल दिया गया कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर क्या होगा, नियुक्ति होगी, सिविल सर्विसेज परीक्षा होगी। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, इंपीरियल सिविल सर्विसेज बोला जाता था, ICS। और आपको पता है कि ये आप लोगों के लिए, चलिए क्वेश्चन बोलते हैं, SN टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति थे जो पहले सिविल सर्वेंट्स बने भारत से, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया गया था, कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। तो आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दे के सिविल सर्वेंट्स बन सकता था। सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम थे। आप लोगों को बताना है कब बने थे ये, ICS कब इन्होंने निकाली थी। अगला है प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर नियुक्तियां होनी शुरू हो गई, और इन नियुक्तियों के लिए एक समिति बनी थी मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले समिति जैसे बोला जाता है, 1854 में। कभी सिविल सर्विसेज पर लेख आए तो उसमें ये आपको लिखना है, मैकाले समिति। और इसमें बोल दिया गया, अभी तक 20 सालों तक चार्टर बढ़ा रहे थे ये लोग। अब चूंकि ब्रिटेन की जो संसद थी ना, या ब्रिटिश के जो लॉ मेकर्स थे, वो पहले, बहुत पहले भाप जाते थे। इन्होंने यहाँ से भाप लिया कि कंपनी बहुत ज़्यादा दिनों तक अब नहीं टिकेगी। तो ये देखो, इन्होंने बोल दिया कि कंपनी का शासन अब तब तक रहेगा जब तक कि ब्रिटिश संसद चाहे। अब 20 साल का इन्हें चार्टर नहीं दिया, नियुक्तियों पर भी एकाधिकार पहले ही समाप्त कर दिया, तो नियंत्रण बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब आते हैं, अब इस बीच में क्या हुआ कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया। कैनिंग ने इसे तूफान की संज्ञा दी कि एक हिसाब से इसने ब्रिटिश जो शासन था उसको उखाड़ ही फेंका था। अगर इन लोगों के पास आधुनिक हथियार होते, थोड़ा संगठन में शक्ति होती, चीज़ें होती, तो बिल्कुल ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ देते। बट किसी तरह से ये लोग जब बच गए, तो क्या किया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। महारानी कैनिंग को बोल के इलाहाबाद में एक घोषणा कराएंगी, बोल देंगी कि विस्तार की हमारी नीति अब नहीं रहेगी, गोद लेने का अधिकार दे दिया जाएगा, जमींदारों की जो जमींदारी है वो वापस कर दी जाएगी, बहुत सारे काम होंगे। तो ही ये घोषणा है 1858 की रानी की घोषणा।
1 नवंबर 1858 डेट भी पूछी जाती है। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाई घोषणा। गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। और ये वायसराय डायरेक्ट प्रतिनिधि था किसका? क्राउन का। लॉर्ड कैनिंग पहला ऐसा बना। भारतीय प्रजा है उसके साथ अब भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा लिखा था। गोद लेने का अधिकार दिया जाएगा और विस्तार की नीति का त्याग किया जाएगा। ये तो घोषणा हो गई। अब कोई कानून लाना था उसको अमली जामा पहनाने के लिए, तो कानून आया 1858 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ब्रिटेन में उसको समाप्त कर दिया गया फिर से। लेकिन अब चूंकि क्या है, एक चीज समाप्त करते थे दूसरी चीज ले आएंगे। जैसे अभी ये होगा ना, धारा 124A राजद्रोही की खत्म की गवर्नमेंट ने, लेकिन जो नए आईपीसी कानून आए उसमें ऐसे ही कई प्रावधान डाल दिए और सजा का वही प्रावधान कर दिया। तो वही है कि एक चीज नाम खत्म कर दो, दूसरे रूप में उसको ले आओ। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म करेंगे, एक नए पद का सृजन होगा जिसे बोला जाएगा भारत का राज्य सचिव, या भारत मंत्री भी इसे बोला जाएगा, या भारत सचिव बोला जाएगा। ठीक है, बहुत पावरफुल पद था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। भारत में तो आप देखोगे वायसराय होगा, लेकिन वायसराय बिना इसकी मर्जी के कुछ नहीं कर सकता है। उससे भी ज़्यादा पावरफुल ये था भारत मंत्री। ठीक है, इसलिए आगे चल के जितने भी सुधार आएंगे, मार्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, तो उसमें एक रहेगा वायसराय और दूसरा रहेगा भारत सचिव। इस पद का सृजन किया गया। पहले भारत सचिव कौन बने? लॉर्ड एडवर्ड हेनरी स्टेनले। अब जो आपकी वहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म किया गया था, तो दूसरे रूप में इन्होंने क्या किया? 15 सदस्यीय एक भारत परिषद का गठन किया। कहाँ पर? ब्रिटेन में। एक प्रकार से कार्यालय, उसमें 15 लोग रहेंगे, उनके नीचे कई सारे कर्मचारी रहेंगे, बना दिया। और इनका काम क्या रहेगा? भारत के प्रशासन पर निर्णय लेना। इसका अध्यक्ष भारत का राज्य सचिव, वही भारत मंत्री होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया यहाँ से। भारत सचिव जो होता था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, और वेतन और भत्ते क्या है? भारतीय राजस्व से इसे दिए जाते थे, जो कि 1919 तक दिए जाएंगे। ये जूनियर असिस्टेंट पेड बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी को एक क्लासरूम जैसा माहौल मिले, डेली कुछ ना कुछ करने को रहे, सारे यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे क्लास के। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो सारे मिलेंगे। फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और फाइनली फुल टेस्ट होंगे। वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। टास्क दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, तो आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओगे। वैल्यू एडिशन क्लासेज जहाँ ज़रूरत होंगी वो आएंगी, फुल टेस्ट होंगे, और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके डाउट्स क्लियर होते रहते हैं। 299 फीस है। पेटीएम या फ़ोनपे आप इस नंबर पर कर सकते हो, नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेज देना है। ठीक है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। जो लोग बीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं उसका भी बैच चल रहा है, ऑलमोस्ट चीज़ें वहाँ कंप्लीटेड है। उसकी क्लासेज भी आपकी इसी चैनल पे 85 क्लासेज पड़ी हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में। उसका भी पेड बैच इसी तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ही पेमेंट करके बस मेंशन कर देना कि कौन सा बैच चाहिए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ शुरू हुई। पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली क्या होती है? अलग अलग विभाग दे देना, यानी कि मंत्री परिषद जो होती है तो अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग देना है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1861 में। इसे पोर्टफोलियो सिस्टम भी बोलते हैं। आज की डेट में भी 77(3) का जो आपका है अनुच्छेद, उसके तहत राष्ट्रपति अलग अलग मंत्रियों के विभाग को क्या है? डिवाइड करते हैं। वायसराय कार्यकारिणी में एक सदस्य को और बढ़ाया गया, स्थायी सदस्य 1+5 हो गए। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या वहां पे 6 थी, अब बोल दिया गया 6 से 12 होगी। न्यूनतम 6 होंगे और अधिकतम 12 रख सकते हैं। और कम से कम 6 सदस्य जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे, मीन्स वो ब्रिटिश नहीं होंगे, तो वो भारतीय होंगे। मीन्स यहाँ से भारतीयों के लिए दरवाजा खुला है। पहली बार 3 भारतीयों को विधान परिषद है, वही अतिरिक्त सदस्य, उसका सदस्य बनाया गया। कौन कौन थे ये 3? नरेंद्र सिंह पटियाला नरेश थे, देवनारायण सिंह बनारस के राजा थे, और सर दिनकर राव ग्वालियर के मंत्री थे। इसमें कहीं कहीं ग्वालियर के पीएम भी बोला जाता है, छोटे क्षेत्र के लिए भी ये पीएम बना देते थे उस टाइम पे। ठीक है, ये सारे लोग वो लोग होंगे जो ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार रहेंगे, बहुत अच्छे इनके संबंध रहेंगे गवर्नर से, गवर्नर जनरल से या वायसराय से, उनको ही बनाना शुरू कर देंगे अब। लेकिन अच्छी शुरुआत ये हुई कि कम से कम भारतीयों को स्थान देना शुरू किया।
कितना भी ब्रिटिश के वफादार हों, अपने लोगों के प्रति थोड़ा बहुत तो माइंड में रहता ही है। जो अतिरिक्त सदस्य थे इनको अभी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। एक अधिकार और दिया गया कि जो वायसराय है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको पता होगा अनुच्छेद 123 के तहत जब सदन आपका सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी आपकी? 1861 से। 6 माह के लिए वैध रहता था। राष्ट्रवादियों ने 1892 के अधिनियम को धोखा बताया। एक मिनट, ये 1861 का अधिनियम है। 1892 के अधिनियम में एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बताया दे रहा हूँ, वो इसमें कट गया होगा। 1892 का एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम में 20 साल तक जो नहीं जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई थी। बाकी कुछ खास नहीं हुआ था इसमें। तो जो 61 से 92 तक 31 साल तक लोग इंतजार कर रहे थे, इसमें कोई खास सुधार ही नहीं हुआ था। जब सुधार नहीं हुआ तो राष्ट्रवादियों ने बोल दिया कि ये तो धोखा हुआ, हम सुधार की बात कर रहे हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, तो एक मंच से मांगे की जाने लगी, लेकिन उन मांगों को नहीं माना गया। तो जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने 1892 के अधिनियम को धोखा बताया और एक नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये पूरा है, उसमें बहुत ज़्यादा था नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसके सारे चीज़ें ली गई हैं। अगला अधिनियम है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 का। इसे बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मिंटो जो थे आपके वो वायसराय थे और जॉन मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे। ठीक है, अब ये क्या था कि ये एक कमेटी बनाई थी उस टाइम पे वायसराय ने, एटी अरुंडले कमेटी 1906 में बनी थी। इसी के सुझाव पर ये सुधार आए थे। प्रावधान क्या थे इसके? इसके प्रावधान थे कि जो केंद्रीय विधानमंडल था उसके सदस्यों की संख्या अब तक 16 थी, उससे बढ़ाकर 60 कर दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते थे, और यही भारत में सांप्रदायिकता का बीज था। यहीं से सांप्रदायिकता शुरू हो जाएगी। आपको पता है 1906 में ये लोग ढाका में क्या करेंगे? मुस्लिम लीग की स्थापना करवा देंगे, क्योंकि इन लोगों ने 1905 का जो आपका स्वदेशी आंदोलन था उसमें देख लेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता प्रबल है। ठीक है, तो उस पर चोट करने के लिए सारा काम शुरू हो जाएगा। मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन, तथा वे सामान्य निर्वाचन में भी भाग ले सकते थे। मतलब जहाँ पे सामान्य व्यक्ति खड़ा है कोई अदर धर्म का, उसमें तो वोट करेंगे ही करेंगे, और जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको केवल मुस्लिम देंगे वोट। तो अब 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल थे। एक सामान्य, दूसरा वर्ग विशेष का वो मुस्लिम हो गया, तीसरा विशिष्ट निर्वाचक वर्ग था जिसमें व्यापारिक संघ थे, जमींदार थे और विश्वविद्यालय के लोग थे। अगला प्रावधान क्या था कि स्त्रियों तथा राजनीतिक अपराधी मतदान नहीं कर सकते थे। ये प्रावधान नहीं था, ये तो अभी तक चल ही रहा है। अभी तक स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, और जो राजनीतिक अपराधी थे उन्हें भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो पूरक प्रश्न क्या होता है कि कोई प्रश्न पूछा गया, किसी ने जवाब दे दिया, अब उस जवाब के ऊपर फिर से एक प्रश्न पूछना। अगर संतुष्ट नहीं हुए या पूरी बात नहीं आपके आंसर मिला तो आप क्या पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। तो पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार अब दे दिया गया, पहले नहीं था, अब दे दिया गया। अगला है गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। गवर्नर जनरल की जहां कार्यकारिणी की बात हो तो वो हो गई मंत्रिपरिषद, और जहां पर विधान परिषद सदस्य की बात हो वो हो गया अतिरिक्त सदस्य। दोनों अलग अलग थे। अतिरिक्त सदस्य क्या करते थे? कानून निर्माण पर सलाह देते थे, कानून वगैरह बनाना काम होता था। कार्यकारिणी मंत्रिपरिषद की तरह कार्य करती थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्यकारिणी थी। तो कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके पहले इन्होंने ब्रिटेन में एक चेंज किया था। ब्रिटेन में जो भारत परिषद थी 15 सदस्यीय, जो भारत सचिव को सलाह देती थी, तो सचिव की भारत परिषद में 1907 में ही 2 साल पहले 2 भारतीयों को शामिल किया गया। कौन कौन?
सैयद हुसैन बिलग्रामी और केजी गुप्ता। अगला आते हैं, अगला अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो जो सुधार था उसके 2 साल पहले जो मॉन्टेग्यू थे यहाँ पर, उन्होंने बोला, जो भारत सचिव थे, उन्होंने बोला कि एक घोषणा की। वो घोषणा क्या की थी कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली की क्रमिक स्थापना करना है। धीमे धीमे उत्तरदायी वो होती है कि चुनी हुई होगी और जो लोग चुनेंगे उनके प्रति उत्तरदायी रहेगी। जैसे आज की डेट में आपका है मंत्रिपरिषद, आप सरकार को चुनते हो और सरकार क्या होता है, आपके चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी रहती है। सबसे पहले आप प्रतिनिधि चुनते हो, सांसद, उन सांसदों के प्रति जो भी मंत्रिपरिषद होती है वो उत्तरदायी रहती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति भी है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोल दिया, पहली बार ऐसा बोला कि उनका उद्देश्य भारत में शासन करने का उद्देश्य ही है कि भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना करना। अगला है भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। जैसा मैंने बोला, मॉन्टेग्यू आपके भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। कारण क्या था, 1916 में, अप्रैल 1916 में आपके तिलक ने एक होम रूल लीग बना ली थी। होम रूल लीग का मतलब ही हुआ स्वदेश का शासन, है ना। और सितंबर में आपकी एनी बेसेंट ने एक होम रूल लीग बना ली थी। एनी बेसेंट को ज़्यादा आइडिया था क्योंकि आयरलैंड की थी और आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चला था, इसके बाद ही आयरलैंड स्वतंत्र हुआ था। वही सेम चीज़ें चल रही थी, बहुत ज़्यादा सरकार पर दबाव आ गया था। दूसरा एक मेसोपोटामिया कमीशन था, ब्रिटेन का ही था, इसने रिपोर्ट दी थी कि भारत में कुशासन बहुत ज़्यादा है, सुधार की आवश्यकता है। तो इसी आधार पर ये क्या लेके आए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। एक्ट 1921 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनाट, अगर दिल्ली आप आए होगे तो कनाट पैलेस का नाम सुना होगा, इन्हीं के नाम पे ये रखा गया, तो इन्हें बोला जाता था ड्यूक ऑफ कनाट। इनके द्वारा लागू किया गया था 1921 में। प्रावधान क्या था, भारत परिषद जो ब्रिटिश में है, ब्रिटेन में 15 सदस्य, और भारत सचिव, इनके संपूर्ण व्यय को ब्रिटिश राजकोष पर भारित किया गया। पहली बार 1996 में, आपको पता हो 1996 में क्या होगा, नहीं 1896, 85 में बनती है और 96 में 11 साल बाद धन के दोहन का मुद्दा उठाया जाएगा कांग्रेस के अधिवेशन में। अब ये धन के दोहन का लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है, तो यहाँ इन्होंने परेशान होके जब ज़्यादा बदनाम हो गए तो बोल दिया कि जो भारत परिषद है और भारत सचिव है, इनके संपूर्ण व्यय को ब्रिटिश राजकोष से दिया जाएगा। लेकिन फिर से इन्होंने एक नई चीज़ कर दी, लंदन में एक हाई कमिश्नर, आज भी हमारा हाई कमीशन होता है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है एम्बेसी किन लोगों की होती है और हाई कमीशन किसका होता है। ठीक है, एम्बेसी और हाई कमीशन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो लंदन में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई और जो भारत संबंधी जितनी भी सैनिक और असैनिक खरीद हो वो यही करता था, तो इसका कार्यालय होता था और इसका वेतन भारतीय कोष से ही दिया जाता था। प्रथम हाई कमिश्नर कौन था, ये भी देखो ब्रिटिश था, विलियम स्टेवेंसन। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या यहाँ पर क्या की गई है, कम कर दी गई, जो ब्रिटिश में है, क्योंकि ये चीज़ बोली जा रही थी, जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे इसकी मांग कर रहे थे कि भारत परिषद वगैरह ये भंग ही करो, इसको हटाओ, इसका क्या ज़रूरत है। तो इनके सदस्य 8 से 12 कर दिए गए, पहले 15 थे, और इसमें 3 भारतीयों को जगह दी गई। पहले 2 को दी गई थी 1907 में, अब 3 को दे दी गई। अब भारत के अंदर क्या बदलाव लाए, वो सारे बदलाव तो आपके ब्रिटेन में हुए। तो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में जो 2 सदन होते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा, उसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1919 के अधिनियम से। एक को बोला जाता था केंद्रीय विधानसभा, 145 सदस्य होते थे, और एक होता था राज्य परिषद, 60 सदस्य, एक उच्च सदन था। लेकिन उच्च सदन का जो आपका निर्वाचन होता था ये प्रत्यक्ष होता था और ये अप्रत्यक्ष होता था, क्योंकि इनके पास कम पावर रहती थी तो प्रत्यक्ष करा देते थे, इनके पास ज़्यादा पावर रहती थी तो अप्रत्यक्ष होता था या वायसराय इनको नामांकित करता था, क्योंकि वायसराय के क्या बने रहे, पिछलग्गू बने रहे। आगे चलते, मताधिकार हेतु संपत्ति को आधार बनाया गया था कि इतनी संपत्ति आपके पास होनी चाहिए तभी आप मतदाता बन सकते हो, और इस टाइम तक 10% लोग मतदाता थे। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें भी कुल सदस्य जो हैं अब बढ़ाकर 8 कर दिए गए। ठीक है, और इनमें से 3 भारतीय होंगे, ये भी बोल दिया गया।
जो शासन के विषय हैं उन्हें केंद्र और राज्यों में बांट दिया गया। कुछ विषयों को बोला गया केंद्रीय विषय, कुछ को बोला गया प्रांतीय विषय। तो ध्यान रखो, अभी सूची नहीं आई है। जो केंद्रीय सूची होती है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, वो अभी नहीं बनी, वो 1935 के अधिनियम में बनेगी। लेकिन जो विषय थे वो बांट दिए गए कि एक कुछ विषय केंद्रीय होंगे, कुछ प्रांतीय होंगे। जो पृथक निर्वाचन था अभी तक केवल मुस्लिमों के लिए था, अब इसका विस्तार कर दिया गया। अब इसमें सिखों को ले आया गया, ईसाइयों को ले आया गया, यूरोपियों को ले आया गया, और जो एंग्लो इंडियन, जो अंग्रेज थे लेकिन इंडिया में कई साल से रह रहे थे तो भारतीय नागरिकता मिल गई थी, इन सबको भी पृथक निर्वाचन दिया गया। राज्य के स्तर पर क्या बदलाव हुआ? 8 प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया 1921 से। राज्यों में द्वैध शासन क्या था? एक आरक्षित विषय थे, दूसरा हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय होते थे वो जो गवर्नर होता था वो अपनी कार्यकारिणी जो उसने मनोनीत की, यानी कि एक हिसाब से देखो तो जो इनके लॉयल रहेंगे या जो ब्रिटेन के रहेंगे उन लोगों के लिए थे, आरक्षित थे, उनको तो कोई और। हस्तांतरित विषय थे जो कम महत्व के थे, उन पे वो निर्णय लेता था किसके? जो मंत्री निर्वाचित होते थे उनके माध्यम से। तो द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनिस कार्टिस। प्रांतीय जो विषय थे, फिर से अगला इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित में बांटा गया था। हस्तांतरित विषयों में क्या क्या आते थे? स्थानीय स्वशासन, बीपीओ वाले ध्यान दें यहाँ पर, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग और कृषि, ये विषय थे। ये दे दिए गए थे कि इसमें जो निर्वाचित मंत्री हैं उनकी सलाह से गवर्नर काम करेगा। महिलाओं को यहाँ पर मताधिकार भी मिल गया, और मद्रास ऐसा पहला राज्य था जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हुआ क्या था? 1917 रूस की क्रांति हो गई। रूस की क्रांति के बाद मताधिकार महिलाओं को, आगे चल के मजदूरों को, संपत्ति कर उनको दिए जाने लगे, तो दुनिया भर फिर उस हिसाब से चेंज करने लगी। उसका असर यहाँ पड़ा। देशी रियासतों को एकजुट करते हुए एक नरेश मंडल की स्थापना की गई। नरेश मतलब राजा, राजाओं का एक मंडल हो जिसमें सारी देशी रियासतों के प्रतिनिधि हों, तो इनसे भी सलाह ली जाए, इनका भी चले। तो एक प्रकार से इनको महत्व देने की बात की गई। आगे चल के एक प्रजा मंडल बनाएंगे जिसमें भारतीय लोग बनाएंगे जो राजनेता थे, है ना, राष्ट्रवादी नेता। तो नरेश मंडल की दिल्ली में स्थापना की गई। इसमें 121 देशी राज्य सदस्य थे, और इसके प्रथम चांसलर कौन बने? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हैदराबाद और मैसूर रियासत शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद तो हमेशा से अलग चलता था, ऐसा माना जाता था कि देश की क्या, दुनिया की सबसे अमीर रियासत यही थी। फिर लोक सेवा की जो परीक्षा होती थी वो बोला गया कि इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाएगी, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। और ऐसी पहली परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई। 1944 होते होते तक सिविल सर्विसेज में ब्रिटेन की अपेक्षा, जो ब्रिटिश होते थे उनकी अपेक्षा क्या है, भारतीयों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। ये इम्पैक्ट पड़ा था। इसीलिए इलाहाबाद को जो सिविल सर्विसेज है उसकी स्थान बोला जाता था कि यहाँ से सिविल सर्वेंट्स निकलते हैं। आजकल यहाँ पे शिक्षा का स्तर काफ़ी डाउन हो गया, लेकिन एक समय में सबसे ज़्यादा आईएएस यहीं से बनते थे। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। अभी ध्यान रखना, अभी ये लोक सेवा आयोग है, 1935 का नियम बनेगा तो उसमें संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा, उसके गठन का प्रावधान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। पूर्णता तो नहीं हुई, आंशिक हुई। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं अवधारणात्मक क्वेश्चंस। तो इसमें क्या था कि कुछ ऐसे विषय थे जिसमें चुने हुए मंत्रियों की सलाह से काम होना था, इसलिए आंशिक था। अब आखिरी अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, सबसे बड़ा उस टाइम का लिखित अधिनियम था। बहुत सारी धाराएं थी इसमें, 321 के लगभग धाराएं थी। ठीक है, और इस अधिनियम के 70% प्रावधान बाद में हमारे संविधान में लिए गए। इसमें क्या हुआ, भारत परिषद जिसकी समाप्ति की मांग की जा रही थी, 15 सदस्य ब्रिटेन में होती थी, उसकी समाप्ति हो गई। देशी रियासतों सहित एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते, मैं बताता हूँ कैसे। इसमें बोला गया कि एक अखिल भारतीय संघ बनेगा जिसमें जितने भी ब्रिटिश प्रांत हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उनके गवर्नर वगैरह वो सब रहेंगे, और देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो राजा हैं वो अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, एक संघ बनाया जाएगा।
लेकिन इसमें प्रावधान था कि जब 50 देशी रियासतें इसको मानेंगी, 50%, जिनमें 50% जनसंख्या निवास करती है, वो देशी रियासतें अगर मानेंगी तभी इसको लागू किया जाएगा। लेकिन देशी रियासतें शामिल ही नहीं हुई तो इसको फिर लागू नहीं किया गया। तो जो चुनाव हुए आगे के आपके 1937 के, 1936-37 के जो चुनाव होंगे वो आपके 1919 के अधिनियम से ही होंगे। ये क्वेश्चन आता है, वो 1935 के अधिनियम से नहीं होते हैं चुनाव, क्योंकि देशी रियासतें इसमें शामिल ही नहीं हुई। आगे चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। पिछले वाले में राज्यों में द्वैध शासन था, अब केंद्र में आ गया है। केंद्र में वही सुरक्षित या आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय हो गए। सुरक्षित क्या थे? रक्षा, विदेश, धार्मिक, कबायली मामले। इसमें क्या होगा? निर्वाचित जो होंगे उनकी नहीं चलेगी। इसमें जो वायसराय है उसकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो निर्णय लेंगे, और जो आपके हस्तांतरित होंगे उसमें निर्वाचित मंत्रियों की सलाह से काम होगा। विषयों का संघ सूची उस टाइम पे 59 विषय थे, प्रांतीय सूची 54 विषय, संवर्ती सूची 36 विषय, इनमें विभाजन कर दिया गया। जो राज्य परिषद है, राज्य परिषद मतलब राज्यसभा जैसा जो मैंने बताया था, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, इसको स्थायी बना दिया गया। तो आज की राज्यसभा जो स्थायी है वो इस टाइम बनाई गई थी। एक संघीय न्यायालय की स्थापना, इसमें बोला गया कि एक संघीय न्यायालय, संघ बना दिया गया जिसके अंतर्गत राज्य भी रहेंगे, तो इसके न्यायालय की स्थापना की बात की गई, जो सुप्रीम कोर्ट है आज की डेट में। और मॉरिस ग्वायर नामक व्यक्ति थे जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इसके। एक फेडरल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान था। आरबीआई एक्ट 1934 में ही आ गया था, ठीक है, और इसकी स्थापना का प्रावधान था। कैग, कैग जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति का प्रावधान था। महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान था। और जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके गठन का प्रावधान था। 1926 में मैंने बोला वो लोक सेवा आयोग था केवल, और यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग है। जो सांप्रदायिक निर्वाचन है ना, तो उसमें पिछले वाले में किसको? सिखों को शामिल कर लिया गया, ईसाइयों को शामिल कर लिया गया, यूरोपियों को शामिल कर लिया गया। उसमें और बढ़ा के इसको दलित वर्ग को भी शामिल कर लिया गया, इन्हें भी पृथक निर्वाचन का क्या है? अधिकार दे दिया गया। जबकि 1932 में समझौता हो गया था गांधी जी के और अंबेडकर के मध्य, लेकिन फिर भी नहीं माने, कुछ हद तक इन्होंने यहाँ लागू कर दिया। पहली बार अनुसूचित जाति शब्दों का प्रयोग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में क्या बदलाव आया? जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसकी समाप्ति हो गई, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। तो कंपैरिजन अगर होता है तो 1935 के अधिनियम में प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो चुकी थी। द्वैध शासन जो है प्रांतों में समाप्त हो गया था, केंद्र में आ गया था, ठीक है, ये है। अगला, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल। जो 6 प्रांत थे, यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, इन प्रांतों में, असम हो गया, इन प्रांतों में क्या था आपका? द्विसदनात्मक मतलब विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बने। कुछ और इस अधिनियम का फैक्ट है। बर्मा जो कि शामिल हुआ था 1885 में, पूरी तरह भारत में विलय हो गया था उसका, इसको भारत से अलग किया गया। अदन की खाड़ी को भी भारत से अलग किया गया, अदन को। और इस अधिनियम में क्या क्या था? 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इतना बड़ा अधिनियम था ये। और इसके बारे में कुछ हमारे राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने कुछ बोला है। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है, यह दासता का आज्ञा पत्र है, ये भी नेहरू जी ने बोला। और राजगोपालाचारी जी ने बोला यह द्वैध शासन से भी बुरा है, द्वैध शासन जहाँ लूट खसोट चल रही थी उससे भी बुरा है ये। यहाँ पे आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। संवैधानिक प्रावधान सारे समाप्त हो गए हैं। आगे चल के हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, वो समाप्त हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कांग्रेस पूर्व की सारी संस्थाएं। कुछ आपके आंदोलन हैं वो देखने हैं हमें, क्रांतिकारी आंदोलन जो होते हैं आपके, मीन्स एक प्रकार से विद्रोह जैसे बोलो, वो सारे विद्रोह देखेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप लोगों को तैयारी अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा है आपके लिए यूजफुल है, तो बिल्कुल शेयर करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।